हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था, जो आप देखिएगा अगर नहीं देखा होगा तो परमाणु द्रव्यमान की हम बात करते हैं। तो आपने डाल्टन संकल्पना पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था कि डाल्टन ने क्या कहा था कि अगर हम किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें तो पदार्थ की सबसे जो छोटी इकाई हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक परमाणु का मतलब अलग अलग प्रत्येक परमाणु का अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और इसे ही हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि प्रत्येक परमाणु का अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, इंडिविजुअल मतलब यूनिक, तो उसे हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। एक और चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए परमाणु द्रव्यमान की बात जब हम करते हैं कि अगर हम किसी परमाणु की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं, तो एटम के बारे में कहा था डाल्टन ने कि एटम जो है अविभाज्य कण है, लेकिन अभी प्रचलन में ऐसा नहीं है। एटम्स जो हैं वो अविभाज्य नहीं हैं, जबकि एटम्स से भी छोटे यूनिट मौजूद हैं। जैसे कि एटम्स के अंदर ही आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी एटम्स को भी अगर डिवाइड किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभक्त हो जाते हैं। एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से परमाणु द्रव्यमान जो होता है, किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित, अगर हम यहाँ किसी परमाणु की बात करते हैं, ठीक है, तो ये परमाणु का नाभिक है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका समझ में आया कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। सिंपली प्रत्येक परमाणु का अपना द्रव्यमान होता है और इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। अगर इसे ऐसे कहा जाए कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। देखिए, अगर हम किसी परमाणु के नाभिक की बात करें, परमाणु की बात करते हैं, तो ये अगर संरचना से दर्शाते हैं तो ये होता है नाभिक। ठीक है, और नाभिक के बाहर ये कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे होता है प्लस आवेश, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस आवेश और न्यूट्रॉन पे होता है जीरो आवेश। ठीक है, तो प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है और इसी कारण, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, इसी कारण नाभिक पे जो होता है, नाभिक यानी कि अलग से हम इसको बनाएं, ये नाभिक है, न्यूक्लियस, तो इस पे क्या होगा, प्लस आवेश होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इसी कारण नाभिक पे जो होता है वो प्लस आवेश होता है। तो अगर हम किसी परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में नाभिक के अलावा उसकी बाहरी कक्षाएं भी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो प्लस आवेश है, जितना प्लस आवेश उतना होगा यहाँ पे, उतना ही माइनस आवेश यहाँ होगा, इसको उदासीन करने के लिए। ये आपको आगे इसी क्लास में, मतलब इसी चैप्टर के अंदर आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। इसलिए मैंने आपको यहीं पे ये डिस्कस कर लिया कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान हमने दो तरीके से देखा कि प्रत्येक परमाणु का अपना द्रव्यमान होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, इसे ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तथा परमाणु का द्रव्यमान परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखिए कि परमाणु द्रव्यमान को निकालते कैसे हैं। ठीक है, अगर परमाणु द्रव्यमान को निकालने की बात होती है तो उसे कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए,
ध्यान से सुनिए, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान अगर हमें निकालना होता है तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो एक परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के सापेक्ष निकाला जाता है। कार्बन 12 यानी कार्बन का एक समस्थानिक, ठीक है। कार्बन 12 जो है वो कार्बन का एक समस्थानिक है और इसी के सापेक्ष देखिए यहाँ पे कार्बन 12 एक समस्थानिक है कार्बन का, ठीक है। और इसी के समस्थानिक संभारिक क्या होता है, आगे के चैप्टर में हम लोग इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो कार्बन 12 के समस्थानिक के सापेक्ष किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है। मतलब कार्बन 12 का जो द्रव्यमान होता है उसी को क्या मानते हैं, मानक मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं, और उसी स्टैंडर्ड के सापेक्ष किसी और का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, किसी अन्य तत्व का या किसी अन्य परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। देखिए, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है किसी भी परमाणु का वो क्या होता है, एक सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान होता है। मतलब कि किसी चीज़ के सापेक्ष वो निकाला गया है या किसी चीज़ के सापेक्ष उसको मेजर किया गया है, ठीक है। तो कार्बन 12 एक समस्थानिक है, ठीक है, क्या है, समस्थानिक है। और कार्बन 12 और इसका द्रव्यमान मानक के रूप में उपयोग किया जाता है किसी अन्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए। कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 ऐसे लिखते हैं इसको, ये क्या है, समस्थानिक है कार्बन का, समस्थानिक किसका, कार्बन का। और इसको यूज किया जाता है मानक के रूप में, मानक के रूप में यूज किया जाता है, इसको स्टैंडर्ड माना गया है, मानक के रूप में यूज किया जाता है किसी अन्य परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए। मतलब इसका जो भी द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का जो भी भाग होगा, इसी का भाग इसके सापेक्ष किसी अन्य परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए यूज किया जाता है। देखिए, आईयूपीएससी आपने पहले लिया था, जो प्रतीकों का तथा अन्य चीज़ों का को स्वीकृति प्रदान करती है। किसी तत्व का प्रतीक अगर किसी ने खोजा या फिर कुछ खोजा तो आईयूपीएससी क्या करती है, उसको स्वीकृति प्रदान करती है। आईयूपीएससी यानी कि स्टैंडर्ड यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो आईयूपीएससी ने ये स्वीकार किया है, ठीक है, क्या स्वीकार किया है कि कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 का जो समस्थानिक है, जो कार्बन 12 है, जो कार्बन का समस्थानिक है, यानी कार्बन 12 का जो द्रव्यमान है, कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, 1/12वां भाग को क्या किया है, मानक के रूप में, इसको मानक के रूप में किसी भी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। आईयूपीएससी ने कार्बन 12 को, कार्बन 12 क्या है, कार्बन का एक समस्थानिक है, कार्बन 12 के द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान का 1/12वें भाग को, जो भी इसका द्रव्यमान होगा उसके 1/12वें भाग को मानक के रूप में स्वीकार किया है किसी अन्य परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको रिपीट करके, रिवाइंड करके पीछे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और इसी को आईयूपीएससी ने नाम दिया परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। यानी कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग का, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को क्या माना गया, परमाणु द्रव्यमान यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। और इसे प्रदर्शित करते हैं इसे ऐसे लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो जो भी हमने अभी पढ़ा, जो भी देखा कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, एक सापेक्ष द्रव्यमान है। किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान एक सापेक्ष द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के 1/12वें, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को स्टैंडर्ड माना गया है
किसी अन्य परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए। ऐसा कैसे यूज होता है, इसको करने के लिए आप ये वाला एक्सपेरिमेंट देखिए, तरबूज वाला, कि एक खड़ा तरबूज है, ठीक है, और उसके एक खड़ा तरबूज है और उसके 12 भाग किए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक खड़ा तरबूज है, उसके 12 भाग किए गए हैं और प्रत्येक भाग को कोई अगर फल विक्रेता है इस एक भाग को एक मानक मान लेता है कि ये 1 किलो का है या 2 किलो का है, जो भी मान लेता है, या फिर इसके बराबर अगर हम करते हैं, तौलते हैं, तो जो भी ये वेट होगा इसको एक स्टैंडर्ड मान लेता है कि ये इतने यूनिट का है या फिर इतने यूनिट का है। और उस हिसाब से अगर उसको उतने, जैसे फिर से देखिए कि यदि एक तरबूज है जिसके 12 बराबर भाग किए गए हैं और उस 12 बराबर भाग में एक भाग को कोई फल विक्रेता एक यूनिट मान ले, कोई भी एक यूनिट 1 kg या फिर जितना भी वो यूनिट माने, समझने के लिए हम मान लेते हैं कि इसको उसने मान लिया 1 kg, ठीक है, तो 1 kg इसको माना, उसके पास वेट नहीं है तो वो मानक मान लिया। तो अगर किसी को और फल चाहिए 1 kg या 2 kg, तो वो क्या करेगा, इसी को एक बार ऐसे एक रख के 1 kg एक बार में तौल देगा और फिर एक बार और 2 kg, एक मतलब यही मानक के रूप में यूज हो रहा है किसी अन्य फल का या सब्जी का, जो भी का वेट निर्धारित करने के लिए। तो इसी प्रकार से आपका कार्बन 12 जो है उसके परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को मानक के रूप में यूज किया जाता है किसी अन्य परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को मेजर करने के लिए। तो आप लोगों ने परमाणु द्रव्यमान समझ लिया होगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान के बाद से आप ये भी समझ गए होंगे कि एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU क्या है, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं, IUPAC ने स्वीकार किया है कि कार्बन 12 के समस्थानिक के द्रव्यमान का 1/12 भाग को मानक के रूप में किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसी को क्या कहा उसने, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। इसको पढ़िएगा आप लोग, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। देखिए कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं जो IUPAC द्वारा स्वीकृत हैं। वो क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। जो जितना दिया है कम दिया है तो इसको याद करना, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे आपके उसको सॉल्व करने में परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब देखिए आपका अगला कॉन्सेप्ट आता है कि परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं। तो परमाणु कैसे अस्तित्व में रहते हैं, इसे समझने के लिए आप सोचिए कि अधिकांश परमाणु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वे दूसरे परमाणु के साथ क्या करते हैं, संयोग कर लेते हैं। अधिकांश परमाणु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे परमाणु के साथ संयोग कर लेते हैं और संयोग करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स या अणु, ठीक है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, मतलब परमाणु का किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो कुछ अधिकांश ऐसे परमाणु होते हैं जो क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी अन्य परमाणु के साथ संयोग करके अणु बना लेते हैं और आयंस बना लेते हैं, अणु या आयंस के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे का हमारा कॉन्सेप्ट आएगा कि अणु क्या होता है। उसके पहले एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, ये आपका होमवर्क है। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। और दूसरा है, एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। ये भी आप लोग बताएंगे कि एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। इसके पहले वाली क्लास में ये वाले क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, आप देख के बताइएगा। आज ही की क्लास में आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई डिस्कस हुआ है, तो इसे भी आप बताएंगे। अब देखिए अणु हमने देख लिया कि अणु क्या होते हैं। तो अणु क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु जो होते हैं वो संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, जैसे कि वाटर,
H2O, ये क्या है? एक अणु है, ठीक है। इसमें क्या क्या संयोग किया है? दो हाइड्रोजन के अणु, दो हाइड्रोजन के अणु, दो हाइड्रोजन के परमाणु प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु संयोग करके क्या बना रहा है? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, मानी पानी का अणु बना रहा है। ऐसे ही ऑक्सीजन O2, ये क्या क्या है? ये भी एक अणु है। इसमें दो परमाणु ऑक्सीजन के संयोग करके क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं, ठीक है। तो अणु का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि अणु क्या होता है। तो हमने देख लिया परमाणु क्या होता है, परमाणु देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, फिर हमने देखा अणु क्या होता है, ठीक है। और अब हमारा आता है कि आयंस क्या होते हैं, ठीक है। तो कुछ परमाणु क्या होते हैं? आवेशित होते हैं, और उसे परमाणु या अणु के उसे ही क्या कहते हैं? परमाणु तथा अणु का आयन। कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिन पे कुछ ना कुछ आवेश होता है, धन आवेश या ऋण आवेश, धन आवेश या ऋण आवेश होता है। कुछ परमाणु या अणु ऐसे होते हैं जिन पर आवेश होता है, आवेशित होते हैं, वो कुछ ना कुछ आवेश को कैरी करते हैं, जैसे कि धन आवेश को कैरी करें या ऋण आवेश को कैरी करें। तो ऐसे परमाणु अणुओं को क्या कहते हैं? हम आयंस कहते हैं, यानी कि वो आयंस के फॉर्म में हैं क्योंकि वो आवेशित हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस परमाणु या अणु पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, उसको हम कहते हैं केटायन। और जिस पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव आवेश होता है, उसको हम कहते हैं एनायन। तो यहाँ आपका आवेश दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? कैटायन तथा एनायन। कैटायन कैसा? पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन कैसा? निगेटिवली चार्ज, मतलब धन आवेशित और ऋण आवेशित। धन आवेशित को कैटायन और ऋण आवेशित को एनायन। अब आता है आपका एक और कॉन्सेप्ट, तत्वों के अणु, यानी कि परमाणुकता किसी चीज़ की कैसे, उस तत्व की परमाणुकता कैसे ज्ञात की जाती है। तो परमाणुकता क्या होता है? एक्चुअली परमाणुकता परमाणु की संख्या जो किसी अणु में होती है। जैसे कि ऑक्सीजन को हमने देखा था O2, तो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने परमाणु हैं? दो ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो इसकी परमाणुकता क्या है? दो, ठीक है। तो परमाणुकता आपकी एक परमाणु भी हो सकता है, ठीक है, दो द्विपरमाणुक हो सकता है, तीन हो सकते हैं, चतुर्थ हो सकते हैं, चार से ज़्यादा होंगे तो उनको कहेंगे बहुपरमाणुक, मल्टी, ठीक है, पॉली एटॉमिक, ठीक है। जो चार से ज़्यादा होते हैं उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक, और एक परमाणु को कहते हैं मोनो एटॉमिक, द्विपरमाणु को बाई एटॉमिक, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। तो अब परमाणुकता आप समझ गए होंगे कि परमाणुकता क्या होती है। किसी भी परमाणुकता क्या होती है? किसी भी अणु में परमाणुओं की जो संख्या होती है, किसी भी अणु में परमाणुओं की जो संख्या होती है, या फिर उसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जैसे कि देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, हीलियम क्या है? एक तत्व है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी तत्व हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी क्या हैं? तत्व हैं। और ये क्या है? एक परमाणु, यानी कि एक ही परमाणु इसके अंदर है। हीलियम का ही परमाणु है, नियॉन का ही परमाणु है, आर्गन का ही परमाणु है, तो इसे हम कहते हैं एक परमाणु। यहाँ देखिए, आर्गन,
हीलियम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर आप लिखेंगे तो ऑक्सीजन कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि ऐसे लिखेंगे, तो ऑक्सीजन क्या है, द्विपरमाणु। हाइड्रोजन को भी आप लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो हाइड्रोजन भी क्या है, द्विपरमाणु। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को भी हम ऐसे लिखते हैं, तो नाइट्रोजन भी क्या है, द्विपरमाणु। क्लोरीन की बात करते हैं अगर, तो ये क्लोरीन है, ये भी आपका Cl2 के फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको हम कहते हैं द्विपरमाणु। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस को हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं P4। ये है फास्फोरस P4, ठीक है। तो फास्फोरस क्या है, चतुर्थ परमाणु यानी कि टेट्रा एटॉमिक है। सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर क्या है, बहुपरमाणुक है। सल्फर को अगर आप देखेंगे, सल्फर इस फॉर्म में होता है S8 के फॉर्म में लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो ये क्या है, बहुपरमाणुक है। तो आप लोग परमाणुकता निकालना सीख गए होंगे कि परमाणुकता क्या होती है किसी भी तत्व की। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कॉन्सेप्ट आता है आयन। आयन क्या होता है, उसके पहले आपका आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है, तो यौगिक क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहाँ आया है। तो जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, यौगिक के अणु यानी कि यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक के अणु का मतलब ही होता है यौगिक के मॉलिक्यूल्स। यहाँ दिया है यौगिक के अणु, यानी कि आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और यौगिक के अणु यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या है, एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। इसको आप चित्र 3.4 में देखेंगे। यौगिक के अणु कौन कौन से हैं, जैसे देखिए चित्र 3.4 में जल है। जल क्या है, यौगिक के अणु हैं, यानी भिन्न भिन्न तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करके, रासायनिक संयोग करके क्या बना लेते हैं, यौगिक के अणु। इसमें जल में क्या है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। इनका द्रव्यमान अनुपात अगर हम निकालेंगे तो 1:8। द्रव्यमान अनुपात हमने पिछली क्लास में पिछले वाले लेक्चर में देखा था, कैसे द्रव्यमान अनुपात निकालते हैं, वो निकाल के मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग निकालिएगा इसका अमोनिया का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी और जल का भी दोबारा निकालिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी इसमें, इससे रिलेटेड, तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर दोबारा इसे समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आगे हम और जो टॉपिक है उसको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।